पर एनम। हाँ 12% पर एनम। ओके बिल्कुल 12% पर एनम। तो आज हम लोग बात उसी से रिलेटेड करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर, जहाँ पर अगर कोई डिफॉल्टर शेयर होल्डर होता है, मीन्स कि अगर कोई शेयर होल्डर पैसा देने में फेल हो गया। अब सवाल उठता है कि वो शेयर होल्डर कौन सा पैसा देने में फेल हो सकता है। हमने आपको इसके बारे में भी पहले ही डिस्कस करके बता दिया था, आपको याद होगा पुराने लेक्चर्स में अगर आपने पढ़ा है कि सिर्फ एक पैसा ऐसा है जो कभी वो देने में फेल नहीं हो सकता, उसको देना कंपलसरी है और उसके बाद ही से वो फेल हो सकता है। कौन सा पैसा है जिसमें कभी डिफॉल्टर वो हो ही नहीं? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, क्योंकि बिना एप्लीकेशन को पे किया आप एडमिशन ले ही नहीं सकते हैं कंपनी में, और आपका नाम कंपनी के रजिस्टर में तब तक नहीं दर्ज होगा जब तक आप एप्लीकेशन में जमा नहीं कर देते। मीन्स कि आपकी एप्लीकेशन जो मनी होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो कोई भी शेयर होल्डर जब कंपनी में एडमिट होता है तो उसको एडमिशन मनी सबमिट करनी होती है, उसको एडमिशन मनी सबमिट करनी होती है। एडमिशन मनी को ही हमने आपको बताया था कि एप्लीकेशन मनी है। उसके बाद बाकी के प्रोसेस आते हैं, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं अलॉटमेंट की, जहाँ हम लोग बात करते हैं फर्स्ट कॉल की, जहाँ हम लोग बात करते हैं फाइनल कॉल। तो कोई भी शेयर होल्डर, अभी भी सिर्फ सुने बोले ना, इधर सुनो। सबसे पहले अलॉटमेंट, उसके बाद फर्स्ट कॉल, उसके बाद फाइनल कॉल। तो जो शेयर होल्डर होता है वो या तो अलॉटमेंट का पैसा देने में फेल हो जाएगा, चलो अलॉटमेंट का अगर वो दे चुका है तो हो सकता है कि मे बी वो फर्स्ट कॉल का पैसा देने में फेल हो जाए या फिर फाइनल कॉल का पैसा देने में फेल हो जाए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर तीनों का पैसा देने में वो फेल हो जाए। तो जो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करता है कि कितना पैसा जो है वो शेयर होल्डर का बाकी है, और उसके अकॉर्डिंग वो उसको 14 डेज की नोटिस देता है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट के साथ। वो बताता है कि आप जितना डिले करते चले जाएंगे आपको उतने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पे करना होगा। अच्छा, इन सारी चीज़ों के साथ यानी उनको एक सर्टेन पीरियड दिया जाता है, और वो टाइम पीरियड के अंदर अगर हमारा शेयर होल्डर अनएबल हो जाता है, यानी कि फिर भी वो पेमेंट नहीं करता या कोई भी रेस्पॉन्स नहीं करता है, तो कंपनी के पास पूरा राइट्स होता है कि कंपनी उस शेयर होल्डर के शेयर्स को फॉरफिट कर ले। फॉरफिट करने का मतलब होता है कि उसका जो है नाम कंपनी के रजिस्टर्ड से रिमूव कर दिया जाए, यानी कंपनी में जो वो रजिस्टर्ड है उसके रजिस्ट्रेशन को हटा दिया जाएगा, और फिर वो शेयर वापस कंपनी में आ जाएगा और कंपनी वापस से उस शेयर को मार्केट में फिर से बेच सकती है। उसको री इशू ऑफ शेयर कहते हैं। उसके बारे में हम लोग अभी बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब जरा ध्यान से यहाँ पर आपको समझना है, कुछ कंसेप्ट को समझना है प्रॉपर तरीके से, तब आप जाके इस टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे और तभी जाकर के आपको ये सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो पहले हम लोग फॉरफीचर ऑफ शेयर की मीनिंग समझ लेते हैं। फॉरफीचर ऑफ शेयर मीन्स होता है कि इफ एनी शेयर होल्डर फेल टू पे अलॉटमेंट और कॉल मनी, अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट का या कॉल का पैसा देने में फेल हो जाता है तो फिर क्या होता है? इफ एनी शेयर होल्डर फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, द कंपनी कैन फॉरफिट देयर शेयर बाय गिविंग ड्यू नोटिस एंड द फॉलोइंग प्रोसीजर। प्रोसीजर के साथ वो बताती है कि क्या हमारा प्रोसीजर है, जो कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के इस डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी मेंशन है कि कंपनी के क्या प्रोसीजर्स होंगे रिगार्डिंग द फॉरफीचर ऑफ शेयर। हम लोग किस तरह से फॉरफिट करेंगे। कुछ कंपनी के प्रोसीजर ये होते हैं कि वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती मतलब जैसे एप्लीकेशन का पैसा होता है, अलॉटमेंट का पैसा होता है, फर्स्ट कॉल का पैसा होता है, फाइनल कॉल का पैसा होता है। तो अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया तो कंपनी इसको रिलैक्सेशन दे देती है कि कोई बात नहीं, तुम फर्स्ट कॉल वाले दिन आना तो दे देना। अब वो फर्स्ट कॉल वाले दिन भी आया तो फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दे रहा है और अलॉटमेंट का भी नहीं दे रहा है, कंपनी कुछ रिलैक्स कर देती है कि चलो ठीक है तुम फाइनल कॉल का दे देना। बट कुछ कंपनी ना बड़ी स्ट्रिक्ट होती है, वो ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती मतलब आपसे बोला गया कि आपको अलॉटमेंट का पैसा देना है, और अगर आप अलॉटमेंट का पैसा देने में फेल हो गए, आपको नोटिस दी गई, आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड दिया गया, और उस टाइम पीरियड के अंदर अगर आपने पेमेंट नहीं की तो कंपनी आपको यहीं पर फॉरफिट, यहीं पर आपके शेयर को कैंसिल कर देगी। मीन्स आपको आगे का कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा कि चलो बाद में पैसा दे देंगे। जैसे हम एक स्कूल में पढ़ते हैं और उस स्कूल में हमारी जो फीस है अप्रैल की लगती है, मई की लगती है, जून की लगती है। कुछ स्कूल वाले ऐसे होते हैं कि अगर आप अप्रैल की नहीं जमा कर पाए तो वो वेट करते हैं, कहते हैं चलिए कोई बात नहीं, आप मई में आइएगा तो आप अप्रैल और मई की साथ में दे दीजिएगा। फिर आप मई में नहीं दे पाते तो स्कूल रिलैक्स कर देता है, कोई बात नहीं आप अप्रैल मई और जून की तीनों की साथ में दे दीजिएगा। ये तो रिलैक्सेशन की बात हो गई। बट कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं जो इतनी स्ट्रिक्ट होती हैं कि अगर आपने मान लीजिए आपसे अप्रैल का या आपने अप्रैल का पेमेंट किया और आपने मई का नहीं किया तो वो रिलैक्सेशन नहीं करती, आपसे बोलती ठीक है आप ऐसा करिए 5 दिन में अरेंज करके दीजिए।
और अगर आप 5 दिन में अरेंज नहीं करेंगे तो आपके बच्चे का नाम स्कूल से कट कर दिया जाएगा। तो इतनी स्ट्रिक्ट होती हैं। तो फॉरफीचर ना वो कहीं भी हो सकता है। अब यही प्रोसीजर जो है ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है। सेम प्रोसीजर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है, जहां पर कंपनी जो है वो बताती है कि वो किस तरह से कौन से लीगल प्रोसीजर के थ्रू शेयर्स को फॉरफिट करेगी। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर को अगर हम एक लाइन में बोलें इजी वर्ड में, तो फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर। शेयर को कैंसिल करने को कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। कैंसिलेशन ऑफ शेयर मीन्स फॉरफीचर ऑफ शेयर। अगर आपको एक लाइन में समझना है तो इतना समझिए कि फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब होता है कि शेयर को कैंसिल कर दिया गया, मीन्स कि उस शेयर होल्डर का नाम कंपनी के रजिस्टर से रिमूव कर दिया गया जो पैसा देने में फेल हो गया है, जो कि उसको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दिया गया था। उसको 14 डेज की नोटिस भी पे की गई थी, बट उस नोटिस का वो रिस्पॉन्स नहीं देता, इस वजह से कंपनी ने उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया। और ये सारे के सारे जो प्रोसीजर होते हैं इट इज ऑलरेडी मेंशन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जब आप कंपनी में एडमिशन लेते हैं, यानी जब कंपनी में आप शेयर होल्डरशिप लेते हैं, उसी समय आप कंपनी आपको जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दिखा देती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से सब लोग वाकिफ हैं, यानी सारे लोगों को पता है कि व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का वो डॉक्यूमेंट है जहां पे कंपनी अपने इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताती है। इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन किए जाते हैं। It is a document in which company describe its internal rules and regulation. That site is also known as doctrine of indoor management. इसीलिए हम लोग इसको डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट भी कहते हैं। ये चीज आपको समझनी है। ये तो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी बातें हो गई कि फॉरफीचर ऑफ शेयर का सिंपल सा मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर। शेयर को कैंसिल करने को हम लोग कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। जब भी हम किसी शेयर को कैंसिल करेंगे तो उसको हम लोग फॉरफीचर ऑफ शेयर कहते हैं। अब क्या प्रोसीजर है और क्या हमें जर्नल एंट्री पास करनी होगी उसके लिए, वो हम लोग अभी आगे सीखने वाले हैं। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं कि हम लोगों को जब शेयर फॉरफिट करना होता है तो क्या क्या जर्नल एंट्री बनाई जाती है। हाँ, अब एक चीज और इम्पोर्टेंट समझ लीजिए कि जो हम शेयर फॉरफिट करने जा रहे हैं वो दो तरीके से इशू हुआ हो, क्योंकि आपको पहले ही से पता है कि शेयर को जो इशू किया जाता है वो एक पार पर किया जाता है और दूसरा प्रीमियम। तो जाहिर सी बात है जिस शेयर को हम फॉरफिट करने जा रहे हैं, जिस शेयर को हम कैंसिल करने जा रहे हैं, वो पार वाला भी हो सकता है, वो प्रीमियम वाला भी हो सकता है। अगर हम उस शेयर को फॉरफिट करने जा रहे हैं जो पार पर है तो एंट्री कुछ और होगी। अगर हम उस शेयर को फॉरफिट करने जा रहे हैं जो प्रीमियम पर इशू हुआ था तो एंट्री हमारी कुछ और होगी। दैट मीन्स कि हमें ये भी फॉरफिट करते वक्त ध्यान रखना है कि जिस शेयर को हम फॉरफिट करने जा रहे हैं इट इज इशूड एट पार और इट इज इशूड एट प्रीमियम। जिस शेयर को हम फॉरफिट करने जा रहे हैं, यानी याद रखिएगा फॉरफीचर करते वक्त हमें ये भी ध्यान रखना है जो शेयर हम फॉरफिट करने जा रहे हैं वो पार पर इशू हुआ है या प्रीमियम पर इशू हुआ है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, जो हम आपको कुछ एक छोटा सा एग्जांपल से समझाने की कोशिश करेंगे और इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। अब जैसे आप समझिए कि मिस्टर राम है, मिस्टर राम के पास मान लेते हैं कि क्लास 12th की अकाउंटेंसी, क्लास 11th की अकाउंटेंसी की बुक है, क्लास 11th कॉमर्स की अकाउंट्स की बुक है। मान लेते हैं कि इसकी जो मार्केट वैल्यू है इस समय, ये जो बुक चल रही है मार्केट में, ये 100 रुपए की है। एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, 100 रुपए की बुक है। अब ध्यान से देखिएगा, एक एग्जाम्पल समझेंगे तब आप फॉरफीचर ऑफ शेयर को कुछ समझ पाएंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे लगाएंगे चीजें समझ में आ जाएंगी। कैसे शेयर फॉरफिट किया जाता है, कैसे शेयर को कैंसिल करते हैं, और कैंसिल करने से क्या कंपनी को फायदा पहुंचता है या कंपनी को लॉस होता है। आइए देखते हैं। तो मिस्टर राम है, और मिस्टर राम जो है वो एक अकाउंटेंसी की बुक है जो कि 100 रुपीज़ की है मार्केट वैल्यू इस समय उसकी। इस समय मार्केट वैल्यू उसकी मान लेते हैं कि क्लास 11 की कॉमर्स की उसके पास बुक है 100 रुपीज़ की। तो मिस्टर राम जो है वो क्लास 12 में जा चुका है, तो इसके लिए 11th की बुक कोई मायने नहीं रखती, मतलब उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रही है। तो एक व्यक्ति है श्याम। श्याम जो है वो राम के पास आता है और बोलता है कि भैया
आपके पास क्लास 11th कॉमर्स की अकाउंटेंसी की बुक है, क्या आप मुझे वो दे सकते हैं? राम ने कहा हम बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन एक शर्त पे ही हम दे पाएंगे। हम वो बुक तो तुमको देने को तैयार हैं, बट उसके लिए हम तुमसे पैसा लेंगे, यानी हम फ्री में नहीं दे पाएंगे। हमने भी खरीदी थी, तो वो बुक हम तुमको 100 रुपीज़ की दे पाएंगे मार्केट में, उसकी जो भी कीमत चल रही है, बट हम तुमको 100 रुपये की देंगे। शाम ने कहा कि देखिए भैया, मार्केट में ऑलरेडी बुक नहीं मिल रही है, इस समय बुक की शॉर्टेज है, तो मुझे पढ़ना है, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए मुझे ये बुक तो चाहिए चाहिए। राम ने कहा ठीक है, ऐसा करो, ये बुक 100 रुपये की है। और फिर शाम ने बोला कि देखिए भैया, मेरा बजट भी अभी बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं करता, मेरे पास बहुत सारे पैसे भी नहीं है अभी। तो राम ने कहा कोई बात नहीं, हम तुमसे पूरा पैसा एक बार में लेंगे ही नहीं, तुम मुझे पैसा स्टेप बाय स्टेप देना। ऐसा करते हैं कि ये मान लीजिए चल रहा है जून, तुम जून में मुझे 40 रुपये दे दो, जुलाई में हम 30 रुपये ले लेंगे, और अगस्त में हम तुमसे 20 रुपये ले लेंगे, और सितंबर में हम तुमसे 10 रुपये लेंगे। तो तुम्हारा हो जाएगा 100 रुपये, और हम धीरे धीरे तुमसे पैसा भी ले लेंगे, इससे तुम्हारे ऊपर पे बर्डन नहीं आएगा। शाम इस बात को लेकर के एग्री हो जाता है, मतलब भैया ठीक है, ये आइडिया आपका अच्छा लगा मुझे, इसलिए हम एग्री हैं और हम लेने को तैयार हैं, आप मुझे ये बुक दे दो। तो राम ने कहा ऐसा करो ना, तुम पहली वाली इंस्टॉलमेंट, ये वाला पैसा मुझे जमा कर दो 40 रुपये, तो हम तुम्हें ये वाली बुक हैंड ओवर कर दें। ठीक है, तो ये वाली बुक तुम फिर ले सकते हो। शाम ने क्या किया, शाम ने मिस्टर राम को ये 40 रुपये दे दिए, और राम ने जो है वो शाम को ये वाली बुक हैंड ओवर कर दी। तो लो भैया, ये बुक पकड़ो, 100 रुपये की बुक है, तुमसे अभी हमने 40 रुपये ले लिया है, बाकी के 60 रुपये हम तुमसे स्टेप बाय स्टेप लेंगे। शाम ने कहा ठीक है, आप ले लीजिएगा। तो भाई राम तो शाम तो जो है जून में लेकर गया, बुक को पढ़ने उड़ने लगा। फिर जुलाई आ गई, मान लेते हैं कि इसकी जो डेट रखी गई वो 31 जुलाई है, सबकी डेट 30 मंथ का लास्ट डे। तो हुआ ये कि जुलाई के 31 डेट रखी गई अगली पेमेंट की। तो जुलाई 31 आ गया, राम शाम के पास गया, और शाम ने जो है 30 रुपये वो भी दे दिया। राम पैसा लेकर घर आ गया। अब उसके बाद क्या हुआ, 31 अगस्त आया, अब राम को शाम से 20 रुपये लेने थे। राम शाम के पास गया, देखा कि शाम के घर के बाहर ताला लगा हुआ है, शाम वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। राम ने कहा लग रहा कहीं गया होगा, कोई बात नहीं। कुछ दिन वेट किया और वापस से वो फिर से गया, तो देखता है कि राम तो वहाँ पर वो जाता है, तो देखता है कि इस बार लॉक तो खुला हुआ है। वो नॉक करता है तो घर से आवाज़ आती है अंदर से कि वो अभी है नहीं, कहीं गए हुए हैं, जब आएंगे तो आप बात करिएगा। इस तरह से प्रोसीजर को करते हुए राम ने ये भी बोला कि वो आएंगे तो उनसे बता दीजिएगा कि उनका पैसा बाकी है, उन्होंने हमसे बुक ली थी और उनका पैसा बाकी है 30 रुपीज़, जिसमें उनको अभी 20 रुपीज़ देना है और अगले महीने उनको 10 रुपये देना है। उन्होंने कहा ठीक है, हम बता देंगे। इसके बाद कुछ दिनों के बाद राम फिर से आया शाम के घर, फिर से उसकी मुलाकात नहीं हुई। तो राम ने फिर से बोला कि आपने लग रहा है उसको बताया नहीं था। बोला नहीं, हमने बताया था। तो बोले उनका कोई रिस्पॉन्स अभी तक मेरे पास नहीं आया, कि वो पैसा अभी तक मुझे नहीं दिए, उनका पैसा बाकी 20 रुपीज़ और 30 रुपीज़, इस मंथ का 20 देना है और अगले महीने में उनको 10 रुपये देना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, शाम आएगा तो बता देंगे। इस तरह बार बार केयरलेस बिहेवियर के साथ राम ने एक आखिरी वार्निंग के साथ बोला कि ठीक है, इस बार अगर ऐसा हुआ तो फिर जो बुक है वो हम लेकर चले जाएंगे। और वही हुआ, अगस्त पूरा गुजर गया, सितंबर भी पूरा गुजर गया, सितंबर की 30 तारीख आ गई, बार बार इन्फॉर्म करते करते। तो फाइनली राम देखता है कि शाम का जो बेटा है वो बाहर उस बुक को लेकर के कुछ उसमें पढ़ रहा है, ऐसे ही देख रहा है, उसको छोटा सा बेटा है, और उसका बेटा है, और वो बुक को देख रहा है, इधर उधर पढ़ रहा है। राम के पास यही एक मौका था। राम गया और जाने के बाद उसने उस बच्चे से वो बुक छीन ली और बोल दिया कि अपने पापा से जाकर के कह देना, अपने बेटे से या अपने जो है अपने पापा से जाकर कह देना। उस बेटे से बोला कि अपने पापा से जाकर कह देना कि जो बुक लिया है उन्होंने, इसका पैसा जो वो हमसे लेने आएंगे तो फिर हम उनको बताएंगे, तो ये बुक हम लेकर के जा रहे हैं, उनको ज़रा बता देना। राम उस बुक को लेकर के आया, बुक पे शाम का नाम लिखा हुआ था, क्योंकि राम ने बुक बेच दी थी। शाम का नाम कट किया, वहाँ पर वाइटनर लगाया और बुक को वापस से ब्लैंक कर दिया, उसका फ्रंट पेज। और अब आप देखिए, अब ये जो राम शाम जो है वो राम के पास आया कि आप मेरी बुक लेकर के चले आए। तो राम ने बोला कि हमने आपको बहुत बार इन्फॉर्म किया, लेकिन आप अवेलेबल नहीं रहे और ना ही आपने कोई रिस्पॉन्स दिया, इसलिए हमने पहले ही आखिरी वार्निंग दी थी कि अगर इस बार होगा तो हम बुक छीन करके लिख चलेंगे।
तो बोले ठीक है, अगर आपको बुक छीनना है तो छीन लीजिए, बाकी का मेरा पैसा दे दीजिए जो आपके यहाँ जमा है, 70 रुपये, ये जो 40 रुपये और ये जो 30 रुपये। बोले पैसा तो वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमारा प्रोसीजर था, हमारे और तुम्हारे में बात हुई थी कि तुम्हें पैसा देना, और तुम पैसा देने में फेल हो गए। तो जो पैसा मेरे पास आ चुका है, उतने दिनों तक तुम मेरी चीज़ों को यूज़ कर चुके हो, अब वो पैसा तुमको रिटर्न तो हम नहीं देंगे, ये पैसा अब मेरा हो गया। और शाम को ये कहकर राम ने शाम को ये कहकर के मना कर दिया कि अब तुम्हें ये पैसा नहीं मिलेगा। इसमें शाम का तो नुकसान हो गया, क्योंकि शाम के हाथ से बुक भी चली गई, लेकिन राम का फायदा हो गया। फायदा कैसे हो गया? राम के पास बुक भी आ गई और राम ने 70 रुपये कमा लिए, पैसा भी आ गया। ये पैसा प्रॉफिट होगा। इस प्रॉफिट को ना हम लोग शेयर इस प्रॉफिट को हम लोग शेयर में शेयर फॉरफीचर के नाम से जानेंगे, याद रखिएगा। जो प्रॉफिट हम लोग शेयर को फॉरफीट करके कमाएंगे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता था कि शाम जुलाई से डिफॉल्टर हो जाता, अगर वो यहाँ से डिफॉल्ट करता तब हम कितना पैसा कमाते? तब वो सिर्फ जून का ही पैसा दे, 40 रुपये, तब हमारा प्रॉफिट 40 रुपये। ऐसा भी हो सकता था कि शाम जो है वो ये जून का भी पैसा दे देता, जुलाई का भी दे देता, अगस्त का भी दे देता। हो सकता है वो सितंबर में फेल हो जाता और फिर हम उसका कैंसिल कर देते नाम। तब हम कितना कमाते? जितना हम पैसा ले चुके हैं 40, 30, 20, 90, तब हम कितना प्रॉफिट कमाते? 90 90 रुपए। दैट मीन्स कि शेयर को फॉरफीट करने से कंपनी को फायदा होता है। पहली चीज हमको ये समझ में आई कि अगर हम शेयर को फॉरफीट करेंगे तो कंपनी को फायदा होगा। और दूसरी चीज हमको ये समझ में आई कि फायदा कितना होगा? जितना पैसा वो पे कर चुका है अब तक, जो उससे लिए नहीं है वो अब तो फॉरफीट करने, वो तो हम छीनेंगे तो मिलेगा नहीं। यानी हम शेयर होल्डर से वही पैसा ले सकते हैं जो पैसा उससे अब तक हम ले चुके हैं, और जो पैसा उसने अभी तक हमको नहीं दिया है, जो पैसा उसने अब तक हमको नहीं दिया है, वो पैसा उससे लिया नहीं जा सकता है। क्लियर है? मतलब समझ में आया? यानी हम यानी हम जब शेयर को फॉरफीट करते हैं तो हम केवल वही शेयर फॉरफीट कर पाते हैं, यानी शेयर का उतना ही पैसा छीन पाते हैं, उतना ही पैसा जब्त कर पाते हैं, अपने पास रख पाते हैं जो पैसा हमने उस शेयर होल्डर से रिसीव कर लिया है। क्योंकि जो पैसा हमने शेयर होल्डर से अभी तक रिसीव नहीं किया है वो पैसा हम फॉरफिट कर ही नहीं सकते। यानी अगर हमें किसी शेयर होल्डर से एग्जाम्पल के तौर पर 100 रुपीज़ लेना था और उसने हमको 70 रुपीज़ अभी तक दे दिया है और वो 30 रुपीज़ का डिफॉल्टर निकल गया, तो अगर हम शेयर को फॉरफिट करते हैं तो हम कितना कमा लेंगे उससे? 70। यानी जो पैसा हम रिसीव करते हैं उसी पैसे को हम फॉरफिट कर सकते हैं, वही पैसा हमारा प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कैसे हो गया? सिंपल सी बात है, आपके पास चीज भी वापस आ गई और आपके पास पैसा भी कमा लिया आपने। अब आप चाहेंगे तो इस बुक को वापस से बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते? वापस से बेच सकते हैं। क्यों? बेच सकते हैं, क्योंकि इसका नाम भी आपने रजिस्टर से हटा दिया है। तो अब आपके पास एक अथॉरिटी हो गई। नाउ यू हैव अथॉरिटी टू री इशू द शेयर इन द मार्केट। और याद रखिएगा, हमने आपको स्टार्टिंग बताया था कोई भी शेयर दो तरीके से बिकता है, फर्स्ट हैंड, एक पार और दूसरा प्रीमियम पर। लेकिन जब शेयर सेकंड हैंड हो जाता है, अब ये सेकंड हैंड हो गया ना, जब शेयर सेकंड हैंड हो जाता है तो हम इस शेयर को तीन तरीके से बेच सकते हैं, पार पर भी, प्रीमियम पर भी और डिस्काउंट पर भी। डिस्काउंट आएगा, क्या शेयर को डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन केवल सेकंड हैंड शेयर। फर्स्ट हैंड शेयर को री इशू करने का प्रोसेस तो है, बट उसको हम यानी फर्स्ट हैंड शेयर को हम री इशू करते हैं जब, तो उसको हम तीनों तरह से बेच सकते हैं, पार पर भी, प्रीमियम पर भी और डिस्काउंट पर भी। लेकिन जो पहली बार जब हम शेयर मार्केट में बेचते हैं तो वो केवल दो ही तरीके से बिकता है, आइदर पार और प्रीमियम। देयर इज नो प्रोसीजर टू इशू द शेयर एट डिस्काउंट। तो हमने फाइनली क्या सीखा फॉरफीचर ऑफ शेयर में, कि जब कोई शेयर होल्डर पैसा देने में फेल हो जाएगा तो कंपनी तो पहले उसको नोटिस देगी, और नोटिस देने के बाद वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह की कंपनी और कैसी नोटिस देना चाहती है। रिलैक्स करना चाहती है अभी इसको, या बहुत स्ट्रिक्ट नोटिस देना चाहती है कि नहीं भैया हम वेट नहीं करेंगे, तुमने इस डेट को पैसा नहीं दिया तो हम तुम्हारा शेयर फॉरफिट कर लेंगे। और फॉरफिट करने से क्या होगा? कंपनी के पास वो पैसा कंपनी जब्त कर लेगी, वो पैसा कंपनी जब्त कर लेगी जो पैसा कंपनी क्या कर चुकी है? रिसीव कर चुकी है। जो पैसा आपको मिल चुका है वही आप फॉरफिट कर सकते हैं।
अगर आप 100 रुपीज़ में से आपको 60 रुपीज़ मिल चुका है तो आप इसी को फॉरफिट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 40 रुपये आपको नहीं मिला है ये फॉरफिट नहीं हो सकता, याद रखिएगा। ये इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि बिना इसके अब आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। तो आपको पहले ये समझना है कि जब भी हम शेयर को फॉरफिट करेंगे तो हमारी क्या एंट्री पास होगी। चलिए, तो अभी हम लोग आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, तो आइए ज़रा देखते हैं। अभी हम लोग सिर्फ फॉरफीचर सीखेंगे, तो आज हम लोग फॉरफीचर के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए, उसी के रिगार्डिंग हम बात करने जा रहे हैं। तो हम लोगों का जो आज का टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और टॉपिक क्या है? फॉरफीचर ऑफ शेयर। शेयर को कैसे फॉरफिट करते हैं, तो हमने आपको पहले ही बता दिया फॉरफीचर ऑफ शेयर को और क्या कह सकते हैं। कैंसिलेशन ऑफ शेयर। कैंसिलेशन ऑफ शेयर। इसका मतलब हुआ कि इफ एनी शेयर होल्डर फेल टू पे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और कॉल, देन द डायरेक्टर मे कैंसिल हिज शेयर एंड रिमूव द नेम फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनी। उसके नाम को कंपनी के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। कैंसिलेशन ऑफ शेयर। तो आई थिंक मीनिंग आपने लिख लिया होगा, समझ लिया होगा। क्यों, इसकी मीनिंग आप लोगों ने नोट कर लिया है? इफ एनी शेयर यस होल्डर सर। पे Yes, sir. If any shareholder fail to pay any Yes, amount due sir. on allotment or call, then the director may cancel his share. This cancellation is known as forfeiture of share. यानी जब कोई शेयर होल्डर फेल हो जाए अलॉटमेंट का या किसी कॉल का पैसा देने में, तो डायरेक्टर जो है वो कंपनी का उसके शेयर को कैंसिल कर सकता है, और उस कैंसिलेशन ऑफ शेयर को हम लोग कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। अब पहले आज आपको सिर्फ फॉरफीचर सीखना है, तो आइए हम लोग जनरल एंट्रीज, उसी से रिलेटेड जनरल एंट्री के बारे में बात करेंगे। General entries related to the forfeiture of share. General entries related to the forfeiture of share. General entries related to the forfeiture of share. शेयर को फॉरफिट करने की जनरल एंट्री बनानी।
अच्छा, नॉर्मली अब तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस लगाए हैं, मेरे ख्याल से आपको याद होगा कि सब में शेयर कैपिटल को कहाँ दिखाया जाता था? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में, क्योंकि शेयर कैपिटल हमारी लायबिलिटी है और लायबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिट। जो शेयर कैपिटल है वो हमारी लायबिलिटी, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। बिल्कुल सही। शेयर कैपिटल को हम लोग अब तक कहाँ दिखाते हुए आ रहे हैं? क्रेडिट साइड में। बट ये टाइम है कैंसिल करने का, और हम बहुत बार आपको बताया है कि जब भी किसी चीज़ को कैंसिल किया जाता है तो उसको अपोजिट साइड में दिखाया जाता है। यानी जो शेयर कैपिटल आपका क्रेडिट हुआ है, जो कि हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि अब हम उस शेयर को कैंसिल करने जा रहे हैं तो उस लायबिलिटी को भी कैंसिल करना पड़ेगा। और लायबिलिटी जब कैंसिल होगी तो क्रेडिट से कहाँ पहुंच जाएंगे हम लोग? डेबिट में। तो सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम होगा कि आप शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद हम लोग, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, उसके बाद हम लोग यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे जिसका जिसका पैसा हमको नहीं मिला है। जैसे हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमको अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, तो हमने लिख दिया टू शेयर अलॉटमेंट। हमने एज्यूम कर लिया कि हमको फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। हमने एज्यूम कर लिया कि हमको फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, टू शेयर फाइनल कॉल। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम वो अमाउंट लिखते हैं जो पैसा हमको नहीं मिला है। अमाउंट नॉट रिसीव, अमाउंट नॉट रिसीव, अमाउंट नॉट रिसीव। और जो पैसा मिल चुका है, क्योंकि आपको पता है कि फॉरफिट करते वक्त आप कौन सा पैसा ही सिर्फ कमा सकते हैं, वही पैसा कमा सकते हैं जो पैसा आपको उससे अब तक मिल चुका है। जैसे हमने आपको समझाया था कि अगर आपको 10 रुपये लेना है, उससे आपको 6 रुपये मिल चुके हैं, तो आप कमाएंगे कितना? 4 रुपये नहीं मिले हैं, तो जब आप फॉरफिट करेंगे तो आप 6 रुपये ही कमा सकते हैं, क्योंकि जो पैसा आपने रिसीव किया है वही आप कमा सकते हैं, वही आपका प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट को प्रॉफिट के नाम से नहीं जानेंगे, किस नाम से जानेंगे? शेयर फॉरफीचर के नाम से। याद रखिएगा, प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, प्रॉफिट को हम लोग क्या लिखेंगे? शेयर फॉरफीचर। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो समझ में आएगा। यहाँ पे हमने दिखा दिया अमाउंट नॉट रिसीव, अमाउंट नॉट रिसीव, अमाउंट नॉट रिसीव। अब जो पैसा आपको मिला है उसको आपको यहाँ दिखाना है। क्या लिख करके दिखाना है? टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये कैसे आएगा? ये कैलकुलेट मत करिएगा, इसको हम लोग बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे, इसको हम लोग बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे। अच्छा, यहाँ क्या रखना है? याद रखिएगा, नंबर ऑफ शेयर इनटू कॉल्ड अप मनी, नंबर ऑफ शेयर इनटू कॉल्ड अप मनी। अभी क्या होती है कॉल्ड अप मनी? डिस्कस करेंगे उसको भी, पहले आप इसको नोट कर लेंगे। नंबर ऑफ शेयर इनटू कॉल्ड अप मनी। इतना करने के बाद ही आपको क्या करना होगा मालूम है? शेयर को री इशू करना होगा। री इशू करने की एंट्री अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी आज हमको सिर्फ फॉरफिट करना पहले आना चाहिए, कैसे शेयर को फॉरफिट किया जाता है। अगर ये चीज़ सीख पाएंगे तब हम लोग री इशू करेंगे। तो कल हम लोग री इशू कर लेंगे अगर आज हम लोग फॉरफीचर सीख पाएंगे प्रॉपर तरीके से। तो सबसे पहले आपने देखा, सबसे पहले आपने देखा कि अगर आपको शेयर को फॉरफिट करना है तो सबसे पहले आपको शेयर कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको उन उन कॉल्स का नाम लिखना पड़ेगा जिन जिन कॉल्स का पैसा आपको नहीं मिला है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको अलॉटमेंट का पैसा मिल चुका है तो आप यहाँ मेंशन नहीं करेंगे, अगर मिल चुका है तो यहाँ मेंशन नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पे उसी का नाम मेंशन हो रहा है जिसका पैसा आपको नहीं मिला है, क्योंकि जिसका पैसा आपको मिल चुका है वो अमाउंट हम लोग फॉरफीचर वाले अमाउंट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर से। तो याद रखिएगा, शेयर कैपिटल में दिखाएंगे, कुछ पैसा अलॉटमेंट है जो नहीं मिल पाया अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का जो नहीं मिल पाया वो फर्स्ट कॉल पे, फाइनल कॉल का जो नहीं मिल पाया वो फाइनल कॉल पे, और जो पैसा हमको मिल चुका है उसको हम लोग फॉरफीचर में दिखाएंगे बैलेंसिंग फिगर से। अभी डिस्कस इसको हम लोग करते हैं। चलिए, अब इसी से रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम लोग इसको और समझ पाएंगे।
यहाँ लिख देते हैं शेयर अलॉटेड, यहाँ लिख देते हैं एप्लीकेशन मनी 4, यहाँ लिख देते हैं अलॉटमेंट मनी 3, फर्स्ट कॉल 2 और फाइनल कॉल 1। अब जो डिफॉल्टर है उसका मान लेते हैं कि राम डिफॉल्टर है। तो राम हो गया डिफॉल्टर और उसके पास कितने शेयर हैं? उसके पास 1000 शेयर है। सिर्फ ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन इसलिए ज्यादा ध्यान से आपको देखना है। अभी हम क्वेश्चन का सिर्फ एक्सट्रैक्ट करा रहे हैं, मीन्स कि हम आपको एक नॉर्मल सा ऐसे ही अधूरा इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, उससे हम थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जर्नल एंट्री आपको कैसे बनानी है। चलिए देखते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन क्या है हमारा, पहले ये समझिए। मिस्टर राम है जिनके पास 1000 शेयर है। तो मिस्टर राम एप्लीकेशन का पैसा तो पे कर रहे हैं, मिस्टर राम ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और फाइनल कॉल का नहीं दिया। और कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि हम फाइनल कॉल के बाद इसके शेयर को फॉरफिट कर लेंगे। यानी कंपनी ने ये डिसीजन लिया है कि हम फाइनल कॉल के बाद इसके शेयर को फॉरफिट कर लेंगे। मिस्टर राम ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, यानी ये तीनों पैसा नहीं दिया। और कंपनी ने डिसीजन कब लिया है? फाइनल कॉल के बाद, यानी आफ्टर द फाइनल कॉल कंपनी डिसाइडेड टू फॉरफिट हिज शेयर। फाइनल कॉल के बाद कंपनी ने ये डिसीजन लिया है कि हम इसके शेयर को फॉरफिट कर लेंगे। तो मिस्टर राम ने कितना पैसा अलॉटमेंट का नहीं दिया? 1000 पर 3। कितना पैसा फर्स्ट कॉल का नहीं दिया? 1000 पर 2। कितना पैसा फाइनल कॉल का नहीं दिया? 1000 पर 1। और जो दे दिया है उसको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बोला ना उसको बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे। इसलिए बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे कि आगे चल करके किसी किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी। तो बेटर ये है कि हम शुरुआत से ही आदत डाल लें कि हम उसको बैलेंसिंग फिगर से निकालें। अब हमको क्या करना है? जनरल एंट्री बनानी है। एंट्री एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हम शेयर कैपिटल को करेंगे क्रेडिट। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम लोग सबसे पहले शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। सबसे पहले हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, सॉरी डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 2। अब देखिए ये जो 2 है, यहाँ पे उसका नाम लिखिएगा जिसका पैसा आपको नहीं मिला है। किसका किसका पैसा आपको नहीं मिला है? तो ये आप देख सकते हैं इस टेबल में कि आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है, आपको फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है और आपको फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला। आपको फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला। चलिए फिर से देखना पड़ेगा यहाँ से। हाँ, तो कौन कौन सा पैसा मिस्टर राम ने नहीं दिया? मिस्टर राम ने अलॉटमेंट का नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, फाइनल कॉल का नहीं दिया। अब वन बाय वन लिस्ट के साथ नाम यहाँ पर लिखेंगे।
अलॉटमेंट का नहीं दिया, 2 शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, 2 शेयर फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, 2 शेयर टू फाइनल शेयर कॉल। फाइनल कॉल। और जो पैसा दे चुका है, जो दे चुका है एप्लीकेशन का, बट आपको पता होना चाहिए जो पैसा वो दे चुका है उसका नाम नहीं लिखते, उसकी जगह पर लिखते हैं शेयर फॉर टू फ्यूचर। शेयर फॉर फ्यूचर। और ये अभी हम लोग निकालेंगे नहीं बैलेंसिंग फिगर से। अब अमाउंट कैसे निकाला जाता है सिर्फ आपको वो ध्यान देना है कि हम लोग अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ शेयर, कितना शेयर है जो आप फॉरफिट करने जा रहे हैं, 1000। कॉल्ड अप मनी, अब ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, कॉल्ड अप मनी क्या होती है, सुनिए ध्यान से। हमने शेयर को कहां पर फॉरफिट किया है, फाइनल कॉल वाले थे। कॉल्ड अप मनी का मतलब है कि जिस शेयर को आप फॉरफिट करने जा रहे हैं, कंपनी ने उसका पैसा किस जगह पे फॉरफिट किया, यानी वहां तक उससे कितना पैसा मांग लिया गया था। मिला है उससे मतलब नहीं है, उससे कहाँ तक मांगा गया था, उससे पूरा फाइनल कॉल तक मांगा गया था। जैसे हमने आपको बताया था कि कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो आगे तक नहीं जाती हैं, जो पहले ही फॉरफिट कर लेती हैं। अब जैसे आप सुनिएगा, राम का शेयर हम कहाँ फॉरफिट कर रहे हैं, फाइनल कॉल पे, यानी कि बिल्कुल लास्ट में। तो कॉल्ड अप मनी कितनी हो गई, 4 3 2 1 10। कॉल्ड अप मनी 10 हो गई। तो क्या ये चेंज हो सकती है, बिल्कुल। अगर हम इसके शेयर को यहाँ फॉरफिट ना करके यहाँ फॉरफिट कर लेते तो कॉल्ड अप मनी देखिए कितनी होती, 4 3 2, 4 3 2 यानी कि 9। अगर हम उसके शेयर को यहाँ पे 9। फॉरफिट ना करके यहाँ कर लेते तो उसकी कॉल्ड अप मनी देखिए कितनी होती, 4 + 3 7। कॉल्ड अप मनी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, कॉल्ड अप मनी गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी प्रैक्टिस करते आ जाएगा, बट फिर भी आप याद रखिए, हम जब शेयर होल्डर के शेयर को फॉरफिट करते हैं तो हम जिस जगह पे उसके शेयर को फॉरफिट करते हैं वहां तक का अमाउंट आपको टोटल करना होता है। ठीक है, अब इसमें प्रीमियम वाला जो केस आएगा हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नॉर्मल वाला क्वेश्चन है, समझिए। अगर हम इसके शेयर को यहाँ फॉरफिट कर लेते तो कॉल्ड अप मनी हो जाती है 4 + 3 7। अगर हम उसके शेयर को यहाँ फॉरफिट करते तो कॉल्ड अप मनी होती 4 3 2 यानी कि 9। और अगर हम उसके शेयर को फाइनल कॉल पे फॉरफिट करते तो कॉल्ड अप मनी हो जाती 10। ये याद रखिएगा। तो फिलहाल यहाँ कॉल्ड अप मनी 10 क्यों रखी गई है, क्योंकि आपको पता है कि उसका शेयर कहाँ पर फॉरफिट किया जा रहा है, आपको पता है कि उसका जो शेयर है वो फॉरफिट किया जा रहा है फाइनल। फाइनल कॉल पर। इसलिए जो कॉल्ड अप मनी है वो फाइनल कॉल तक जा रही है। तो फाइनल कॉल तक का पैसा कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से मांगा था। तो हम कॉल्ड अप मनी को यहाँ पर कितना रखेंगे, कॉल्ड अप मनी को हम 10 रखेंगे। ये चीज बहुत मायने रखती है। कॉल्ड अप मनी अगर गलत हो गई तो क्वेश्चन ही शुरू से आपका गलत हो गया। तो अभी कॉल्ड अप मनी में किसी को डाउट है तो फौरन वो क्वेरी करे कि हाँ हमको कॉल्ड अप मनी नहीं समझ में आई। याद रखिएगा, हम शेयर को जहां पर फॉरफिट करते हैं वहां तक के अमाउंट को कॉल्ड अप मनी कहते हैं। अगर हम उसके शेयर को फर्स्ट कॉल तक काउंट कर फर्स्ट कॉल पे ही फॉरफिट कर लेते हैं तो कॉल्ड अप मनी केवल फर्स्ट कॉल तक ही क्वेश्चन ही रहेगा, फाइनल कॉल को काउंट ही नहीं किया जाएगा। तो हो जाएगा 4 + 3 + 2 यानी कि 9। अभी कॉल्ड अप मनी 10 क्यों ली गई है, क्योंकि हमने लास्ट तक उसका पैसा फाइनल कॉल पे फॉरफिट किया है। तो कॉल्ड अप मनी पूरी 10 है, यहाँ कितना आ जाएगा 10,000। हम अलॉटमेंट का पैसा ये कितना नहीं दे पाया वो लिखना है आपको। तो ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अगर हमने ऊपर कर लिया है तो आप डायरेक्ट अमाउंट भी लिख सकते हैं। या कैलकुलेट करना है, 2 बार कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं बनता। फाइनल कॉल पर 1000 × 1। देखिए ये सारा वो पैसा है जो हमको नहीं मिल पाया था, नॉट रिसीव। अब सवाल है कि कितना मिला होगा, 4000। ये भी कैलकुलेट किया जा सकता है, बट करिए मत, आगे आपको यूज में आएगा ना, आपको पता चलेगा कि इसका फायदा क्या है अगर आप इसको बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे तो। बैलेंसिंग फिगर देखिए क्या है, 10,000 डेबिट साइड में आ रहा है, 3 + 2 + 1 6 आ रहा है, तो इधर 4,000 रुपए की कमी आ रही है। कमी को बोलेंगे फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर। चलिए अब देखिए फिर से एक क्वेश्चन और हम समझाने जा रहे हैं।
कॉल्ड अप मनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसलिए कॉल्ड अप मनी को समझना ज़रूरी है। अगर कॉल्ड अप मनी में आप थोड़ा सा भी गलत करेंगे तो आपका सारा अमाउंट गलत हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं समझने के लिए। शेयर अलॉटेड, यहाँ पर हम लिख देते हैं एप्लीकेशन मनी 3, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 3 और फाइनल कॉल 2। रवि नाम का एक शेयर होल्डर है जिसके पास 2000 शेयर है। रवि एप्लीकेशन का पैसा तो दे रहा है, वो अलॉटमेंट का नहीं दे रहा है, फर्स्ट कॉल का नहीं दे रहा है। कंपनी ने कहा हम तो फर्स्ट कॉल के बाद ही इसके शेयर को फॉरफिट कर लेंगे, यानी कंपनी फाइनल कॉल तक पहुंची ही नहीं। एंट्री बनाई। अब इतना तो आपको पता होना चाहिए कि असर कहाँ पड़ेगा इसका, अगर कंपनी फर्स्ट कॉल पे ही छीन रही है तो इसका असर पड़ेगा कॉल्ड अप मनी पर। चलिए कैसे ये क्वेश्चन सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। कैंसिल हो रहा है ना शेयर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर हम उसका नाम लिखेंगे जिसका पैसा हमको नहीं मिल पाया, जिसका इसका पैसा हमको नहीं मिल पाया। अब ये टेबल से पता चलेगा। अलॉटमेंट का नहीं मिल पाया, फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल की बात हो ही नहीं रही है ना, तो फाइनल कॉल को आप छोड़ दीजिए। कितना नहीं मिल पाया, 2000 पर 2 और 2000 पर 3। चलिए, जिसका पैसा नहीं मिल पाया है वहाँ पे आपको क्या लिखना है, उसका नाम। जैसे अलॉटमेंट का नहीं मिल पाया तो 2 शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल का नहीं मिल पाया 2 शेयर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल का नहीं मिल पाया, फाइनल कॉल की हम बात ही नहीं किए तो फाइनल कॉल का नाम यहाँ लिखना ही नहीं है। और जो पैसा मिल जाता है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर। देखिए यहाँ फाइनल कॉल का नाम क्यों मिसिंग है, क्योंकि फाइनल कॉल तक हम पहुंचे ही नहीं, उससे पहले ही हम फॉरफिट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ही समझिएगा, अब कितना शेयर आप फॉरफिट करने जा रहे हैं, 2000 इनटू कॉल्ड अप मनी। अब बताइए कॉल्ड अप मनी क्या होगी, 8 होगी सर। कॉल्ड अप मनी 8 होगी, 8 होगी ना, यस जी सर। सर। क्योंकि एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट प्लस फर्स्ट कॉल ओनली, यानी 3 + 2 + 3 यानी कि 8। ये 2 रुपये मांगा ही नहीं गया ना, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 16 यानी कि 16,000। कितना पैसा हमको अलॉटमेंट पर नहीं मिल पाया, कितना पैसा हमको अलॉटमेंट में नहीं मिल पाया, तो आप देख सकते हैं कि हमने टेबल में ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, तो दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत है। कितना पैसा हमको फर्स्ट कॉल पे नहीं मिल पाया, 6000, और जो पैसा हमको मिला वो बैलेंसिंग फिगर। अब आप देखिए 16,000 में आप जब 10,000 निकाल देंगे तो कितना बैलेंस बचेगा, 6,000। यही पैसा आप फॉरफिट कर लेंगे। इसको निकाला भी जा सकता है बट आप मत निकालिए। और जानते हैं ये कौन सा पैसा है, ये वही पैसा जो हमें रिसीव हुआ। यहाँ पर देखिए एक ही पैसा उसने दिया था, 6,000 रुपये, बट इसको आगे चलकर ना आपको दिक्कत आएगी बड़े क्वेश्चन में, तो इसलिए हम आपको सजेस्ट नहीं कर रहे हैं कि आप इसको कैलकुलेट करिए, आप इसको बैलेंसिंग फिगर से निकालिएगा। रीज़न क्या है, वो क्वेश्चन आते ही हम आपको उसका रीज़न भी बताएंगे कि क्यों हम आपसे इसको बैलेंसिंग फिगर से निकालने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, बुक में आप हो सकता है लगाएं तो आपको फॉरफीचर का नाम पहले दिख जाए, बट प्रेफर करिए कि फॉरफीचर का नाम लास्ट में आराम से लिखिए, जैसे हमने आपको इंटरव्यू बताई आप वैसे ही करिए। पहले आप शेयर कैपिटल लिखिए, उसके बाद उस पार्टी उस कॉल का नाम लिखिए जिसका पैसा नहीं मिला, और जिसका पैसा मिल चुका उसके लिए आप क्या यूज़ करिए, फॉरफीचर।
एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 1। रोहन है, रोहन के पास 3000 शेयर। रोहन एप्लीकेशन का पैसा दे रहा है, वो तो देगा ही हमेशा। रोहन कौन सा पैसा नहीं दे रहा है? पता चलता है कि रोहन ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं, और कंपनी ने बड़ा डिसाइड कर लिया कि हम इसके शेयर को अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर लें। इसका मतलब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल तो इसके लिए बनी ही नहीं, उससे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल तक कंपनी पहुंची ही नहीं, पहले ही इसके शेयर को फॉरफिट कर लिया। इसकी एंट्री बनाना है। क्या एंट्री बनेगी मालूम है? सबसे पहले लिखेंगे हम लोग शेयर कैपिटल, फिर किसका नाम लिखेंगे? जिसका पैसा नहीं मिला है। तो किसका नहीं मिला है? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट। और किसका वो और बाकी अलॉटमेंट ही शेयर अकेले। फॉर फीचर, उसके बाद हम लिख देंगे टू शेयर फॉर फीचर। फॉर फीचर। अब देखिए, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 3000 इनटू कॉल्ड अप मनी। फिर से हम आपसे सवाल करेंगे, कॉल्ड अप मनी की वैल्यू इस समय क्या होगी? 7 7 प्लस 3 यानी कि 7। 7 तो यहाँ पे जो आप मल्टीप्लाई करेंगे वो 7 से करेंगे, दैट मीन्स कि 21,000। कितना पैसा अलॉटमेंट पर नहीं मिला? तो अलॉटमेंट का 9,000। 9। तो सिंपल सा है, 9,000 नहीं मिला, तो जो मिल चुका है उसको बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे, 12,000। क्लियर हुआ कि कॉल्ड अप मनी में आपको डिफरेंस समझ में आ गया? ये क्वेश्चन हमने आपको कॉल्ड अप मनी को डिफरेंशिएट करने के लिए बताया। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत इसमें नहीं? सर इससे रिलेटेड हम आपको आज कुछ क्वेश्चन देंगे, तो आप उसको लगाइएगा, मतलब ऐसे टेबल बना करके। कल फिर हम लोग सेंटेंस वाले क्वेश्चन भी लगाएंगे, और कल हम लोग इसका री इशू वाला टॉपिक भी पढ़ेंगे कि जब कैसे री इशू करना है। तो इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है? अभी ये तो ये सिंपल है, बिल्कुल स्टार्ट हुआ है अभी, आराम से लगा लेंगे, बहुत इजी है, ये सारे लोग लगा सकते हैं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं आएगी। जो नया है उसको भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अभी तो फिलहाल वो इतना तो कर ही सकता है कि इतनी एंट्री वो बना पाएगा। बहुत ज़्यादा एंट्रीज भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा आपको बनाने में या बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। कोई दिक्कत किसी को नहीं? चलिए, तो फिर ये तो टॉपिक आपका हो गया। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देंगे आज आपको हम लगाने के लिए। कल वाला क्लास भी इतना ही इंपॉर्टेंट हुआ, क्योंकि कल इसी को हम लोग आगे कनेक्ट करेंगे, और तब जा करके आपका क्वेश्चन तैयार होगा। आज हम लोगों ने थोड़ा सा सीखा है फॉर फीचर, कल सीखेंगे री इशू कैसे करते हैं। तो अगर हम लोग री इशू भी सीख लेंगे तो फिर हमारा लगभग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा फॉर फीचर और री इशू का, तो वो चीज़ें हम लोग क्लियर कर पाएंगे फॉर फीचर और री इशू से रिलेटेड। तो चलिए, जिसको वॉइस नहीं आ रही है वो एक बार वापस से रिकनेक्ट करें, वॉइस आना शुरू हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि कोई फॉल्ट नहीं है, आपकी तरफ से फॉल्ट आ रहा होगा। आप वापस से उसको डिस्कनेक्ट करो और फिर से रिकनेक्ट करो, वॉइस आ जाएगी। मोबाइल को एक बार आप लोग जो है स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करके लिया करिए, ऑफ ऑन करके फिर देखिए, उसके बाद स्टार्ट करके चलेगा। नेटवर्क इशू है सर। हाँ वही, और कोई दिक्कत नहीं आती, नेटवर्क की वजह से ही होता है। और आज क्योंकि अभी नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ी हो गया ना, इस समय थोड़ा सा ठीक चल नहीं रहा है प्रॉपर तरीके से, डिस्टर्ब हो रहा है। बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। हाँ वही रीज़न है। फिलहाल ये वाला टॉपिक आपका मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, फॉरफिट कैसे करते हैं और फॉरफीचर का क्या मतलब होता है। क्लियर हो गया? यानी आपको ये चीज़ समझ में आई कि फॉरफिट करने से कंपनी को नुकसान नहीं होता, फॉरफिट करने से कंपनी को फायदा ही हो जाता है। क्योंकि जब कंपनी, प्रॉफिट होता है। लेकिन कंपनी खुद से जानबूझकर नहीं कर सकती ना,
कि फायदा कमाने के लिए वो सबको फॉरफिट ही करे, क्योंकि आपको बताया ना कि उसका लीगल नोटिस दिया जाएगा रिटन फॉर्म में। भाई वो जवाब देगा, जब तक वो जवाब उसका नहीं आ जाता कंपनी कोई एक्शन नहीं ले सकती। ऐसा नहीं कि नहीं दिया तो फॉरन फॉरफिट कर लिया बिना उसको इन्फॉर्म किए, ये प्रोसेस नहीं होता, उसका पूरा लीगल प्रोसेस है, तो उन सारे लीगल प्रोसेस को फॉलो करने के बाद होता है। अब हम लोग आइए इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक को थोड़ा कवर करते हैं। इकोनॉमिक्स में हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चल रहा था। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जहाँ पे हमने आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में पूरा बताया, चार्ट बताया था, याद है आपको? Yes. यस सर। हमने आपको बताया था 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर। 2 सेक्टर में कौन कौन आता है? Household and business. हाउस होल्ड और बिजनेस। 3 सेक्टर्स में कौन आता है? Business. 3 सेक्टर्स में कौन कौन आता है? Household business. एक और बढ़ जाएगा, कौन बढ़ जाएगा उसमें? Government. गवर्नमेंट। और 4th सेक्टर में एक और बढ़ जाएगा, Abroad. एब्रॉड, यानी कि Abroad. फॉरेन, Rest of the world. फॉरेन ट्रेड ना। ठीक है। Yes. अब हम बात करने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को। एक बार हम लोगों ने फटाफट रिवाइज कर लेना चाहिए। तो हम लोगों ने 2 सेक्टर मॉडल पढ़ा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, जहाँ पे हमने आपको बताया था कि ये जैसे हमारा हाउस होल्ड है और ये हमारा बिजनेस है। तो हमने आपको क्या बताया था कि बिजनेस को, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए हाउस होल्ड से क्या लेना पड़ता है? फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस में क्या मिलता है मालूम है? लैंड, यस सर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस। Capital enterprise. लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज। जब हाउस होल्ड बिजनेस से फैक्टर सर्विस लेता है तो उसके बदले में फिर बिजनेस हाउस होल्ड को क्या देता है? रेंट, Goods and services. लैंड के बदले। फैक्टर पेमेंट, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। रेंट किसको देते हैं? जिन्होंने अपनी जमीन दिया है। वेजेस उनको देते हैं जिन्होंने, जो Land. लेबर है। इंटरेस्ट लेबर। उनको मिलता है जिनकी कैपिटल है, और प्रॉफिट उनको मिलता है जिनकी इंटरप्राइज है। अच्छा, अब इससे सामान बनेगा, और जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर लिया जाएगा तो यही गुड्स एंड सर्विसेज को कौन खरीदेगा बिजनेस से? हाउस होल्ड। Household. परचेज करेगा गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स एंड सर्विसेज को जब ये परचेज कर लेगा तो फ्री में तो देगा नहीं बिजनेस इसको, इसके बदले में बिजनेस को, हाउस होल्ड को क्या करना पड़ेगा? बिजनेस को पेमेंट। पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इनकम अगेन केप्ट बैक टू द फर्म, और वापस से आपकी इनकम फर्म या बिजनेस के पास लौट आएगी, और ये फेनामिना चलता रहेगा और इनकम सर्कुलेट होती रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने इसमें कई सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। कंसेप्ट ऑफ इनकम पढ़ लिया हम लोगों ने, ये सारे के सारे टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है फेजेस ऑफ इनकम, इनकम के फेज, कि इनकम कितने फेज से गुजरती। तो आइए उसी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, इनकम के क्या क्या फेजेस है।
तो इनकम के कितने फेज होते हैं? एक होता है प्रोडक्शन फेज, दूसरा हमारा होता है इनकम फेज, और तीसरा हमारा होता है एक्सपेंडिचर फेजेस। यानी इनकम 3 फेजेस में होती है। मतलब हम 3 तरीके से इनकम को कैलकुलेट करते हैं। या तो हम ये कैलकुलेट कर लें कि हमारे देश में टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ, क्योंकि प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होती है वो भी किसी ना किसी की इनकम होती है। कहते हैं कि अवर एक्सपेंडिचर इज इनकम ऑफ समवन एल्स। अगर हम एक शॉप से, अब मान लीजिए कि आप किसी दुकान से एक पेंसिल खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो अगर आप दुकान से पेंसिल खरीदने के लिए जा रहे हैं और वो पेंसिल आपको 5 रुपए की पड़ रही है, तो आपने पेंसिल को खरीदने के लिए अपना 5 रुपए खर्च किया कि नहीं किया? आपने अपना 5 रुपए खर्च किया, लेकिन आपने ये 5 रुपए खर्च करके किसको दिया? शॉपकीपर को। तो अगर हम शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो उसके पास कितना आया? 5 रुपये। आपने कितना खर्च किया? 5 रुपये। या तो हम आपका खर्चा जोड़ लें, या तो हम शॉपकीपर की इनकम जोड़ लें, या तो फिर हम फैक्ट्री की बात चले जाएं और उसके टोटल प्रोडक्शन जोड़ लें। वो अपना टोटल प्रोडक्शन बता देगा कि उसने कितने रुपए में बनाया है, तो अभी हमें इनकम मिल जाएगी। मतलब इनकम तीनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं अपने देश की। यानी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 फेजेस हैं, इनकम फेज, एक्सपेंडिचर फेज और प्रोडक्शन फेज। तो या तो हम टोटल प्रोडक्शन को ऐड कर देंगे तो हमें इनकम मिल जाएगी, या हम टोटल इनकम को ऐड कर लेंगे तो हमें इनकम मिल जाएगी, या फिर हम टोटल एक्सपेंडिचर को ऐड कर लेंगे तो भी हमको इनकम मिल जाएगी। इनकम के 3 फेजेस हैं। प्रोडक्शन फेज, जहाँ पर हम यूटिलिटी को क्रिएट करते हैं ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए बाय यूजिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एवरीवन नो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज। तो प्रोडक्शन फेज में क्या होता है? प्रोडक्शन फेज में हम यूटिलिटी को क्रिएट करते हैं, इंसानों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, और इंसानों को ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम यूज़ करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिससे क्या जनरेट होती है? इनकम। क्योंकि जब हम सामान बनाएंगे तो जिन जिन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का हम यूज़ करेंगे, बदले में हम उनको क्या देंगे? पैसा देंगे, इनकम देंगे। तो एक फैक्ट्री वालों के लिए वो खर्चा है, बट जो पा रहा है उसके लिए वो क्या है? इनकम। यानी कि बिजनेस ने अगर फैक्टर सर्विसेज लिया, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज, तो उसके लिए बिजनेस ने जो है फर्म को क्या पे किया? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अगर हम वो रेंट, वेजेस, अब आप सोचिए कि अगर हम वो ऐड कर लें, रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, तो भी हमको नेशनल इनकम मिल जाएगी। या तो फर्म अपना खर्चा जोड़ ले कि उसने जो है कितना रेंट दिया, खर्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ये तो पाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप पा रहे हैं, आपको कितना किराया मिला, जोड़ लिया, आपको कितनी मजदूरी मिली, जोड़ लिया, आपको कितना इंटरेस्ट मिला, जोड़ लिया, आपको कितना प्रॉफिट मिला, जोड़ लिया। या तो हम ये जोड़ लें, या तो फिर हम इसको खर्चे, अगर हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो रेंट देना हमारा खर्चा है, वेजेस देना हमारा खर्च है, इंटरेस्ट देना हमारा खर्च है, और प्रॉफिट देना हमारा एक फर्म की तरफ से एक तरह से खर्च माना जाएगा इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रोडक्शन फेज में क्या होता है? प्रोडक्शन फेज में हम यूटिलिटी को क्रिएट करते हैं। इनकम फेज में क्या होता है? फर्म इनकम कमाती है। कैसे कमाती है भाई? गुड्स को बेच करके इनकम कमाती है, जिसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। या फर्म बना लेती है सामान को तो उसको वापस में मार्केट में बेचा जाता है, और बेचने के बाद जो पैसा आता है उसी पैसे से फर्म अपने लेबर को, अपने किराएदार को, मतलब अपने जिससे उसने किराए पर लिया है बिल्डिंग जो भी, उसका रेंट, जो लैंड लिया है, जो मालिक है उसको प्रॉफिट उसी में से दिया जाता है। और तीसरा है एक्सपेंडिचर फेज, जो हाउस होल्ड होता है वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो पैसा खर्चा करता है उसको हम लोग एक्सपेंडिचर फेज कहते हैं। इसीलिए नेशनल इनकम को निकालने का 3 मेथड है। पहला होता है प्रोडक्ट मेथड, जिसको प्रोडक्शन मेथड भी कहा जाता है। दूसरे मेथड का नाम है इनकम मेथड, और तीसरे मेथड का नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। तो 3 मेथड है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, बिकॉज देयर आर 3 फेजेस ऑफ इनकम। इनकम के 3 फेजेस है। इनकम 3 जगह आपको दिखाई देगी, खर्चे में दिखाई देगी, प्रोडक्शन में दिखाई देगी, इनकम में दिखाई देगी।
तो अगर हम खर्चे को जोड़ लेंगे तब भी इनकम मिल जाएगी, इनकम को जोड़ लेंगे तब भी इनकम मिल जाएगी, प्रोडक्शन को जोड़ लेंगे तब भी इनकम मिल जाएगी। तो मीन्स कि फॉर मेजरिंग द नेशनल इनकम देयर आर 3 मेथड्स। फर्स्ट इज प्रोडक्ट मेथड, सेकेंड वन इज इनकम मेथड एंड थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। तीसरा वाला जो मेथड है दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। तो रियल फ्लो, मनी फ्लो तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। रियल फ्लो और मनी फ्लो के बारे में ज़्यादा हम लोगों को डिस्कस करना है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों का पढ़ा हुआ है। अब आइए वापस से हम इस टॉपिक पे लौट जाते हैं। आज हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के मेथड। तो हमने आपको स्टार्टिंग में अभी क्या बताया, कितने मेथड होते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के? 3। क्योंकि क्यों 3 होते हैं, 4 क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि इनकम के 3 ही फेज हैं, चौथा कोई फेज हमको बताइए। 3 ही फेज होते हैं, या तो आप अपनी इनकम जोड़ लो, या तो आप खर्चा जोड़ लो, या तो आप टोटल प्रोडक्शन जोड़ लो। तीनों है तो एक ही चीज ना। हमने 100 रुपए की पेन बनाई, हमने 100 रुपया पेन को खरीदने में ले लिया, लगा दिया, हमने 100 रुपया पेन को बेचकर कमा लिया। तो है तो तीनों का एक ही मतलब। और एक चीज और भी है कि आप कोई भी मेथड चूज कर लीजिए, आइदर इन प्रोडक्ट मेथड, आइदर इनकम मेथड और आइदर एक्सपेंडिचर मेथड। आप कोई भी मेथड चूज कर लीजिए, आपको तीनों का जो आंसर होगा वो सेम आएगा। और अगर आंसर नहीं मैच कर रहा है तो दैट मीन्स कि आपने कहीं गलत किया। तो पहले मेथड का नाम है वैल्यू ऑफ आउटपुट। आउटपुट का मतलब ही होता है प्रोडक्शन, या हम इसको कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। और अगर ये सब भी नहीं आपको अच्छा लग रहा है तो आप कह सकते हैं प्रोडक्ट मेथड। इसके 3 नाम हैं। अच्छा, सेकेंड मेथड का क्या नाम है? इनकम मेथड। थर्ड और लास्ट एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ये 3 फेजेस हैं इनकम के। इनकम यहाँ सर्कुलेट करती है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज आप नोट कर लीजिए, इसको लर्न कर लीजिएगा, और कल हम लोग फिर इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में। आज क्योंकि अकाउंट्स में हम लोग का टाइम भी निकल गया और आज थोड़ा लेट क्लास चली। कुछ चीजें हैं जो हम लिख रहे हैं, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ये याद रखिएगा, क्योंकि पूरी नेशनल इनकम में आपको ये सबसे ज्यादा काम आएगा। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है माइनस डेप्रिसिएशन। और अगर आपको वापस से नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है तो आप डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, प्लस। एमपी का मतलब हुआ मार्केट प्राइस, और एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। अगर आपको मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको माइनस करना पड़ेगा एनआईटी। अब आप ये पूछिएगा एनआईटी क्या है, तो हम बता देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एनआईटी का मतलब हुआ नेट इनडायरेक्ट टैक्स,
और फैक्टर कॉस्ट को अगर मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है तो NIT जो आपने माइनस किया था वो प्लस हो जाएगी। तीसरा है, ये सबसे काम चीज है पूरे चैप्टर में, आपको जब न्यूमेरिकल लगाना होगा सबसे ज्यादा यूज आपको इसी का करना है। बुक्स में आपको ऐसे नहीं मिलेगा, इसलिए आप नोट जरूर करिएगा, क्योंकि हम जितने आसान तरीके से आपको ये बता रहे हैं बुक्स में आपको इस तरह से नहीं मिलेगा, थोड़ा टफ है, पर हम स्टेप बाय स्टेप आपको तोड़ करके इसको बताएंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से ये समझ में आएगा। D फॉर डोमेस्टिक और नेशनल, याद रखिएगा डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो आपको ऐड करना पड़ेगा NFIA। फिर से समझ में नहीं आया कि NFIA का मतलब क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभी नीचे लिखेंगे हम, घबराने की जरूरत नहीं है, नीचे अभी लिखा जाएगा। और उसी तरीके से नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है तो NFIA माइनस करना पड़ेगा। चलिए NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम लोग कहते हैं NIT, निकालने का फॉर्मूला। हम गवर्नमेंट को कुछ टैक्स देते हैं, और गवर्नमेंट जब टैक्स हम गवर्नमेंट को देते हैं तो बदले में गवर्नमेंट हमको देती है सब्सिडी। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमने गवर्नमेंट को 100 रुपये दिया और गवर्नमेंट ने हमको सब्सिडी के तौर पर 10 रुपये वापस कर दिया, तो हमें एग्जैक्टली हमने कितना टैक्स दिया गवर्नमेंट को? 90 रुपये। तो उसी को निकालना होता है, जितना टैक्स आपने दिया है यानी इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें से आपको क्या माइनस कर देना है? सब्सिडीज। सब्सिडीज को माइनस कर दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी NIT की। दूसरा क्या था? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसी को हम क्या कहते हैं? NFIA। IFA। चलिए कैसे निकालेंगे? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या हम गवर्नमेंट से सिर्फ सामान खरीदते ही हैं? सॉरी, गवर्नमेंट से कह रहे हैं, बाहर से क्या केवल हम सामान को बेचते हैं? हम खरीदते भी तो हैं। जब हम बेचते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट। जब हम अब्रॉड में किसी सामान को बेचते हैं, यानी कि सेलिंग गुड्स टू अब्रॉड मींस एक्सपोर्ट एंड परचेजिंग गुड्स फ्रॉम अब्रॉड मींस इंपोर्ट। तो जब हम बाहर से कोई सामान खरीदते हैं तो हमको पेमेंट करनी होती है, और जब हम बाहर को कोई सामान बेचते हैं तो हमारे पास पैसा आता है। हमें जानना है कि हमारे देश में कितना पैसा विदेश का बचा, आया गया में से कितना बचा। मान लीजिए कि हमने अमेरिका से 150 रुपये का, अमेरिका को, या मान लेते हैं कि हमने बांग्लादेश को 150 का सामान बेचा, तो ये पैसा हमें बांग्लादेश से आया, इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गया। हमने उसके बाद ये बेचा, हमने अमेरिका से 100 रुपये का सामान खरीदा, तो ये पैसा हमारे देश से चला भी गया, तो हमारे देश में रुका कितना? 50 रुपये। 50। कैसे आया? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फ्रॉम में से 2 माइनस कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इसको नोट कर लेना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहेगा पूरे न्यूमेरिकल को लगाने में। कल इसका यूज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये कितना मैजिकल काम करता है। अगर ये किसी को आता है ना, वो पूरा बढ़िया से सीख लेगा। तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है? माइनस डेप्रिसिएशन। तो नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है? प्लस डेप्रिसिएशन। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में बनाने का फॉर्मूला क्या है? माइनस NIT। तो फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में बनाने का फॉर्मूला क्या है? सॉरी, माइनस NIT, और ये प्लस NIT। डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो डोमेस्टिक का मतलब होता है कि वो इनकम जो हम अपनी कंट्री में रहकर कमाते हैं।
और वो इनकम जो हम अपनी कंट्री में भी काम आते हैं प्लस हम विदेश से भी लेकर आते हैं। तो ये देखिए विदेश की इनकम को जोड़ लेंगे तो क्या बन जाएगी, नेशनल। डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो NFIA जोड़ो, तो नेशनल को डोमेस्टिक बनाना है तो NFIA घटाओ, माइनस करो। कैसे निकलेगा NIT, कैसे निकलेगा एब्रॉड, इसको हम लोग अब कल डिस्कस करेंगे। तो इतना आप लोग करिए। सर इन्वेस्टमेंट की डिफिनेशन बता दीजिए एक बार। इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन, यस सर। दैट पार्ट ऑफ सेविंग, कैसा? दैट पार्ट ऑफ सेविंग यस सर। which is used for creation of new assets। यस सर। यानी सेविंग का इन्वेस्टमेंट जो होता है वो सेविंग से ही होता है ना, जो पैसा हम खर्च कर दिए वो तो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कहाँ का पार्ट है, पहली बात याद रखना, सेविंग का पार्ट है। सेविंग का वो हिस्सा जो हम खर्च करते हैं कोई नई एसेट्स को खरीदने में, उसी को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, यस चलिए इतना करिए आप लोग। यस। बाकी सर। हाँ बताएं। सर वो जो रिफंड का जो वो बचता है तो क्या नाम से उसका यूज होता है, लास्ट में एंट्री बनानी पड़ती है। जो पैसा जो बचता है, जो तुम बैंक लिखते हो, बैंक, हाँ मान लो तुम्हारे बैंक में तुमने निकाला कि तुमने 10,000 शेयर वापस करना है, एप्लीकेशन मनी 3 रुपए है, तो 30,000 ये हो गया। यस। और प्लस जो कैलकुलेशन में रिफंड आ रहा है, मान लो कि कैलकुलेशन में रिफंड आ रहा है 70,000, तो उसको ऐड कर दोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए। 1 लाख। मतलब तुम्हें Yes. जोड़ करके पूरा दिखाना है ना, उसका फर्क पड़ता है, हमने बताया था। ठीक है सर। Yes, sir. इतना करिए, उसके बाद फिर हम लोग कल के क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। सर ठीक है, नोट्स कब मिलेगी? अभी थोड़ा सा उसमें और बचा हुआ है, 1-2 दिन में मिल जाएगी, हम इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, चलिए इतना करिए। सर। चलिए फिर, Thank you, sir. Thank you. सर।